हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं वो पूरे 10 नंबर के बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी भी हाल छोड़ना नहीं है। इसके सारे जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलने हैं। लेकिन इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रिवीजन में फोकस करेंगे, यानी कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है तो आप डिटेल्ड लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। उसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्कस कर रखे हैं, और सारे लेक्चर्स में आपके सहूलियत के लिए टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस रिवीजन को एज ऑडियो बुक भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ मेरी बातों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, कंसाइनमेंट अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट डीलिंग विद सिचुएशन वेयर one person or one entity sends the goods to another entity or person on the terms that such goods be sold on behalf and at the risk of the person or entity sending the goods। मतलब सिंपल भाषा में, जब एक व्यक्ति या कोई भी एक बिजनेस दूसरे व्यक्ति को अपना सामान भेज देता है और कहता है कि मेरे बिहाफ पे आप वो सामान आगे कस्टमर को भेजो, यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो जब हम एजेंट के थ्रू अपनी सेल्स करते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कंसाइनमेंट। और इससे रिलेटेड जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, जो भी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हो, इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स। सिंपल। तो देसी भाषा में, साधारण भाषा में अगर बोलूं तो एजेंट के थ्रू जब हम लोग सेल करते हैं, अपने गुड्स को सामान बेचते हैं, तो इसको ही हम लोग कंसाइनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, बस फर्क यह है कि हम यहां एजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग कंसाइनमेंट बोल रहे हैं, चीज वही है। राइट। तो फीचर्स क्या होता है भाई कंसाइनमेंट के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहली बात, पर्सन सेंडिंग द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर। तो सिंपल भाषा में जो प्रिंसिपल होता है, जो अपना सामान भेजता है अपने एजेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सेंट इज नोन एज कंसाइनी। जिसको गुड्स भेजे जाते हैं, यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो जो एजेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कंसाइनी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपके ट्रू फॉल्स का सवाल बन जाता है आराम से। द ओनरशिप ऑफ गुड्स सेंट रिमेन्स विद द कंसाइनर ओनली। यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ट्रांसफर क्या होता है? पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है। सिमिलर पॉइंट हमने किस में पढ़ रखा है? सिमिलर पॉइंट हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। यहां पे भी सेम पॉइंट है। जब कंसाइनर कंसाइनर को गुड्स भेजता है तो पोजीशन चेंज होती है, ओनरशिप चेंज नहीं होती। यानी ओनर तो कंसाइनर ही रहता है। ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी। तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? जब कंसाइनी आगे कस्टमर को भेज देता है गुड्स को, तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। डायरेक्टली कंसाइनर से आपके जो कस्टमर होता है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब कंसाइनी कभी भी गुड्स का मालिक नहीं बनता, कंसाइनी कभी भी गुड्स का ओनर नहीं बनता। सिर्फ क्या चेंज होती है? पोजेशन। ये कीवर्ड है, पोजेशन। जब भी इसके ऊपर सवाल आपका कोई बने, चाहे ट्रू फॉल्स में, चाहे कैसे भी और सवाल बने, ये आपका कीवर्ड है। पोजेशन शब्द आपको जरूर लिखना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, कंसाइनर सेंड्स अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस दैट इज अ स्टेटमेंट कन्वेइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स टू सेंड टू द कंसाइनी। मतलब जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, गुड्स सेंड करता है, तो एक डॉक्यूमेंट देता है, जिसमें एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली, जिसमें सारे जो भी गुड्स उसने भेजे हैं कंसाइनर ने, उसकी डिटेल्स वगैरह होती हैं कि कौन से गुड्स भेजे, कितनी कितनी क्वांटिटी के गुड्स भेजे वगैरह वगैरह। इसी को हम बोल देते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। इसी डॉक्यूमेंट को, इसी कागज के टुकड़े को हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो याद रखना है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को देता है, जिसमें जो भी गुड्स कंसाइन किए गए हैं उसकी सारी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स उसमें होते हैं। सिमिलरली, कंसाइनी पीरियोडिकली सेंड्स अ स्टेटमेंट नोन एज अकाउंट सेल्स, which contains information with respect to sales made, expenses incurred, commission due, balance due to the consignor, etc.
तो सिमिलरली कंसाइनी भी कंसाइनर को समय समय पे, पीरियोडिकली मतलब समय समय पे एक स्टेटमेंट भेजता है, एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स। जिसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स। इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। कंसाइनी बेसिकली कंसाइनर को बताता है कि भाई देखो आपके गुड्स बेचने के लिए हमने क्या क्या खर्चे करे, हमने क्या क्या सेल्स करी, कितनी क्वांटिटीज बेची, कितने कितने रुपए पे बेची, मेरा कमीशन कितना बनता है भाई, क्योंकि कंसाइनी कमीशन बेसिस पे काम करता है तो उसका कमीशन कितना बनता है, और फाइनली कितना अमाउंट ड्यू है टू द कंसाइनर। ठीक है, तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है और अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यूजुअली कंसाइनी रिकवर्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंसाइनमेंट सेल्स फ्रॉम द कंसाइनर। यानी कंसाइनी जो एजेंट होता है बेसिकली, वो जो भी बेचता है, जो भी सामान बेचता है, जो भी काम करता है, उसके लिए उसको जो भी खर्चे वगैरह करने पड़ते हैं, वो खर्चे वो किससे रिकवर करता है? वो अल्टीमेटली कंसाइनर से करता है। क्योंकि भाई गुड्स देखो, सेल हो किसके लिए? सेल एक कंसाइनर की हो रही है, कंसाइनी की सेल थोड़ी ना हो रही है। कंसाइनी तो सिर्फ एक माध्यम है, असली सेल तो कंसाइनर की हो रही है। तो सेल्स करने के लिए जो भी खर्चे वगैरह करने पड़ते हैं वो कंसाइनी को अपनी जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, वो अल्टीमेटली कंसाइनर का बर्डन होता है, वो कंसाइनर से ही रिकवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसाइनी रिसीव्स अ कमीशन फॉर हिज वर्क विच इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो जैसा कि मैंने बोला, ये बेसिकली एजेंट है ना। कंसाइनी हमारा एक प्रकार का एजेंट है, तो वो किस बेसिस पे काम करेगा? कमीशन बेसिस पे। ठीक है, सेल्स तो कंसाइनर की हो रही है, कंसाइनी का क्या फायदा हो रहा है? कंसाइनी जो भी सेल्स होगी उस पर कुछ कमीशन कमाता है, तो ये कंसाइनी का इनकम हो जाता है फ्रॉम दिस कंसाइनमेंट बिजनेस। ठीक है, तो जब हम कमीशन की बात करते हैं, कंसाइनी के कमीशन की बात करते हैं, तो कमीशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। कमीशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 3 कौन से टाइप ऑफ कमीशन होते हैं जो कंसाइनी को पे किए जाते हैं? एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है आपका ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा आपका होता है डेल क्रेडरे कमीशन, और तीसरा होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से रिकॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होते थे कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता था? ये आपका नॉर्मल कमीशन। किसी भी कंसाइनमेंट बिजनेस में जो कमीशन इन्वॉल्व होगा वो नॉर्मल कमीशन तो होगा ही होगा। नॉर्मल कमीशन तो हर टाइप के बिजनेस में होगा, मतलब हर टाइप के कंसाइनमेंट बिजनेस में होगा, जो कि कैलकुलेट होता है एज अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कमीशन बोलते हैं। तो किसी भी सवाल में आपको ऑर्डिनरी कमीशन वर्ड नहीं मिलेगा, है ना। जिस भी सवाल में नॉर्मल कमीशन लिखा हो, परसेंटेज के फॉर्म में लिखा हो, जो आपको पूरे टोटल सेल्स के ऊपर निकालनी होती होगी, वो आपकी नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन होती है। यानी आपके सारे कंसाइनमेंट के सवाल में ऑर्डिनरी कमीशन तो होगी ही होगी। इट इज पेड irrespective of whether the consignee makes cash or credit sales। चाहे कंसाइनी हमारा कैश पे बेचे सामान, चाहे वो उधारी पे बेचे, कैसे भी बेचे, जो भी वो सेल्स करेगा उस पे वो कमीशन कमाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स। ध्यान रखना, ऑर्डिनरी कमीशन से कंसाइनर को बैड डेट्स के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, यानी बैड डेट्स का बोझ कंसाइनर का ही रहता है जब ऑर्डिनरी कमीशन पे किया जाता है। सर हम ये बोल ही क्यों रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका लिंक है नेक्स्ट टाइप ऑफ कमीशन से, जिसको हम बोलते हैं डेल क्रेडरे कमीशन। इट इज एन एडिशनल कमीशन। ध्यान रखना, ये एडिशनल कमीशन है, यानी ऑर्डिनरी कमीशन जो पे किया जा रहा है उसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा कमीशन है, पेड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक द क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्यों पे किया जाता है? कंसाइनी को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल्स करे। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल्स। तो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा कमीशन है, डेल क्रेडिट कमीशन, वो किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स पे कि खाली क्रेडिट सेल्स पे। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कमीशन किस पे निकालना है, आपको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट, अगला जो थर्ड पॉइंट है, मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स द कंसाइनर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, दैट इज बैड डेट्स आर बोर्न बाय कंसाइनी इन दिस केस, राइट। तो जब डेल क्रेडरे कमीशन पे किया जाता है कंसाइनी को, तो जो बैड डेट्स का बोझ होता है वो कंसाइनर के ऊपर से चल के किसके ऊपर आ जाता है? कंसाइनी के ऊपर। यानी अगर डेल क्रेडरे कमीशन पे किया जा रहा है कंसाइनी को, तो बैड डेट्स का नुकसान कौन बियर करेगा? कंसाइनी करेगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं पे किया जा रहा, सपोज सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन पे किया जा रहा है, तो बैड डेट्स का नुकसान कौन बियर करेगा? कंसाइनर।
ठीक है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहे हैं तो बैड डेट्स का बोझ किसका, कंसाइनर का, सॉरी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहे हैं तो बैड डेट्स का बोझ किसका, कंसाइनी का, और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं कर रहे तो बैड डेट्स का नुकसान किसका, कंसाइनर का। ये आपको याद रखना है, इसलिए ऑर्डिनरी कमीशन वाले पॉइंट पे जो थर्ड पॉइंट था ये स्पेसिफिकली लिखवाया गया था आपको, ताकि आप इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों कमीशन को लिंक करके चल पड़ो, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल सवालों में रेलिवेंस होता है। थर्ड आपका होता है ओवरराइडिंग कमीशन। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन, तो ये भी एक एक्स्ट्रा कमीशन है, ये भी एडिशनल कमीशन है, यानी ये भी आपका ऑर्डिनरी कमीशन के ऊपर से पे किया जाता है। पेड बाय द कंसाइनर टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस। तो ये एक्स्ट्रा कमीशन पे करने का क्या उद्देश्य है, कुछ और उद्देश्य है। जब डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो वो क्रेडिट सेल्स करने के लिए पे किया जाता है, और यहां पे किस लिए किया जाता है, ताकि हमारा कंसाइनर हायर प्राइस पे सामान बेचे, और टू इंकरेज द कंसाइनी फॉर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कंसाइनर को कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं तो उसको लॉन्च करने में कंसाइनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, कुछ काम करे, इसके लिए एनकरेज करने के लिए बेसिकली ओवरराइडिंग कमीशन पे किया जाता है। तो क्या दो कारणों से पे किया जाता है ओवरराइडिंग कमीशन, या तो हायर प्राइस पे बेचने के लिए, इंकरेज करने के लिए, या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए। इन दो पर्पसेस के लिए बेसिकली कंसाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन एग्रीमेंट इट इज कैलकुलेटेड ईदर ऑन टोटल सेल्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या होता है, और एज शेयर इन एडिशनल प्रॉफिट्स मेड बाय कंसाइनर। ठीक है, तो अगेन ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है कि किस पे कैलकुलेशन हो सकती है ओवरराइडिंग कमीशन की। अगेन एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन क्वेश्चन में मेंशन होगा, एग्जाम में आपको बताएगा क्वेश्चन कि आपको कमीशन किस पे कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपको कोई भी चिंता नहीं करनी। अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अपना मेजर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है कंसाइनमेंट पे। तो अगर राम ने सपोज मोहन को कंसाइन कर रखा है, तो राम मेरा क्या हो गया, कंसाइनर हो गया, और मोहन हमारा क्या हो गया, कंसाइनी हो गया। ठीक है, तो मेजरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना होता है, कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना होता है। हालांकि आपके सिलेबस में कंसाइनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है, लेकिन उसमें एग्जाम में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो मेजर फोकस हमारा कहां पे है, कंसाइनर के बुक्स में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कंसाइनी की बुक्स छोड़ के जानी है, पढ़ के वो भी जानी है, बट ज्यादा फोकस हमारा कंसाइनर के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे मेजर सवाल है सारे। राइट, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं, रिकॉल करते हैं कि कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जब गुड्स डिस्पैच होते हैं कंसाइनी को, यानी गुड्स जब भेज देता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो क्या एंट्री करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पहले पता होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली इसी जर्नल एंट्रीज की हम कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। जब आपको ये एंट्रीज आती होंगी तो इन्हीं एंट्रीज की हमें कंसाइनमेंट अकाउंट पे फोकस करना होता है, पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम लिखते हैं तो हम पूरा नाम जो एक्चुअली में लिखते हैं वो लिखते हैं कंसाइनमेंट टू और फिर कंसाइनी का नाम। तो मेरे एग्जाम्पल में मोहन कंसाइनी था, तो पूरे अकाउंट का नाम क्या बन जाएगा, कंसाइनमेंट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, हालांकि हम कई बार शॉर्ट में इसको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं, एग्जाम में सवाल जो आता है उसमें भी कई बार वो खाली कंसाइनमेंट अकाउंट बोल देता है, बट जो एक्चुअली में जो पूरा नाम लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट, ओके। नेक्स्ट होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर अपनी जेब से खर्चे करता है फ्रेट वगैरह के, इंश्योरेंस के, तो वो क्या एंट्री करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट अगर कैश में खर्चा हुआ है, या फिर टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट अगर उधारी का खर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अगर कंसाइनी हमें कुछ एडवांस दे देता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, टू कंसाइनीज अकाउंट। तो अगेन हमारा कंसाइनी कौन है, सपोज अगर मोहन है तो कंसाइनी का क्या नाम हो जाएगा, मोहन, तो उस केस में हम यूज करेंगे मोहन्स अकाउंट। ठीक है, तो जो भी कंसाइनी का नाम है वो यूज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कभी कभी सवाल में ये हो सकता है बोल ले कि एडवांस की जगह कंसाइनी ने हमारे कुछ बिल एक्सेप्ट कर लिया, कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में हम यहां पे बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन हमने किया था जिसमें यह पॉइंट आया था, तो उस केस में हम लोग यहां पे बिल्स रिसीवेबल यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब कभी कभी
कभी कभी क्या होगा ही ऐसा, कंसाइनी को भी अपनी जेब से कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, है ना। कंसाइनी भी जब काम करेगा तो उसको भी अपनी जेब से कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो कंसाइनी खर्चे करता है तो क्या एंट्री करता है? हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो कंसाइनी होता है वो कंसाइनर से ही खर्चे रिकवर करता है, अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो चाहे कंसाइनर के खर्चे हो चाहे कंसाइनी के खर्चे हो, दोनों भी तरह के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो खर्चे तो कंसाइनमेंट पे ही हुए हैं। ठीक है, बस कंसाइनी जब खर्चा कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो कंसाइनर से रिकवर करेगा। अकॉर्डिंगली कंसाइनर अपने बुक्स में कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। उसके बाद कंसाइनी जब गुड्स आगे बेचेगा, गुड्स जब सेल करेगा आगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगली है बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। जब बैड डेट्स की एंट्री की बात करेंगे, जब भी चाहे कंसाइनर के बुक्स में चाहे आगे जाके हम कंसाइनी की बुक्स में डिस्कस करेंगे, हमें दो बाइफरकेशन, दो केसेस बना के चलने पड़ेंगे। पहला केस हो गया व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, और दूसरा केस हो गया व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या अभी रिकॉल करा था हमने? जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं होता तो बोझ किसका होता है? बैड डेट का, कंसाइनर का। तो इसलिए उसकी कंसाइनर जो है नॉर्मल एंट्री पास करता है कोई भी खर्चे की तरह। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, ये एंट्री वो पास कर देता है। लेकिन जब डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को पे किया जाता है तो हमने क्या बोला? खर्चे का, मतलब बैड डेट का जो बोझ होता है, जो नुकसान होता है, वो किसका होता है? वो कंसाइनी का ही होता है। इसलिए कंसाइनर को कोई लेना देना नहीं होता। इस केस में कंसाइनर कोई भी एंट्री नहीं पास करता अगर बैड डेट होते हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम में सब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता तो नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कंसाइनी कभी अपने पास गुड्स लेके चला गया, अपने यूज के लिए लेके चला गया, तो क्या एंट्री करोगे आप? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट आपको सवालों में दिखेगा नहीं, बट फिर भी कभी आ जाए तो यू शुड नो द ट्रीटमेंट। उसके बाद कमीशन, जब कंसाइनी को कमीशन ड्यू करना होता है तो क्या एंट्री करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक विद कंसाइनी। जो फाइनली क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक है किसका? स्टॉक हमने बोला हमेशा कंसाइनर का रहता है, ओनरशिप कंसाइनर की रहती है। तो अपने पास जो स्टॉक कौन रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा। तो उसके लिए क्या वो एंट्री करता है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब इसका कोई भी नाम हो सकता है, इन्वेंट्री विद कंसाइनी हो सकता है, स्टॉक विद कंसाइनी, जो भी आप बोलना चाहो, अलग अलग नाम है, मतलब वही है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इन्वेंट्री की जब भी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अपना घिसा पेटा रूल हमेशा सही रहता है, अपना वैलिड रहता है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। तो जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो इस रूल को तो हम अपने दिमाग में फॉलो करके ही चलते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से याद नहीं करना, ये तो आपको हमेशा दिमाग में पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन तो ऐसी होती है। बस जनरल एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी फटाफट से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। सेटलमेंट ऑफ कंसाइनीज अकाउंट। फाइनली कंसाइनी जब अपने ड्यूज वगैरह कंसाइनर के साथ सेटल करेगा तो क्या एंट्री होगी कंसाइनर के बुक्स में? अब कंसाइनर को पैसा मिल जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर अगेन कंसाइनी कोई बिल एक्सेप्ट कर लेता है उसकी जगह तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट निकलता कैसे? ये अमाउंट की फाइनल सेटलमेंट का निकलता कैसे? हम कंसाइनी का एक अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसका बैलेंसिंग फिगर निकालते कितना आ रहा है, और वो बैलेंसिंग फिगर होता है नेट अमाउंट टू बी सेटल, जिसके लिए ये वाली एंट्री पास होती है। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे बैलेंसिंग फिगर्स, जो हम इतने सारे अकाउंट बोल रहे हैं, इनके बैलेंसिंग फिगर्स का क्या होता है? दिस यू शुड नो। तो पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे मेजर अकाउंट क्या बोल रहे हैं हम लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगेन अभी कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे इस पॉइंट को दोबारा से देख लेंगे। या फिर दूसरा आपका जो अगला अकाउंट होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यूज किया था, याद होगा आपको, जो पहली एंट्री डिस्कस करी थी, जब गुड्स भेजे जा रहे थे, डिस्पैच हो रहे थे, तो हमने यहां पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यूज किया था। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? इसका अकाउंट का क्लोजिंग जो बैलेंस बचेगा इसका क्या होता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसाइनमेंट स्टॉक। यहां पे हमने कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री पास करी थी, ये वाली। तो इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक का क्या होता है?
तो ये क्योंकि कंसाइनर का स्टॉक है, तो कंसाइनर अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एज इन्वेंट्री दिखाएगा, ठीक है। तो कंसाइनर के इन्वेंट्री का ही पार्ट बन जाता है कंसाइनमेंट स्टॉक भी। और अगला कंसाइनिंग अकाउंट का बैलेंस, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या यूजुअली हम लोग मानते हैं कि ये सेटल हो जाएगा। कंसाइनिंग अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा ये नेट अमाउंट भी सेटल्ड होगा, और हम यूजुअली मानते हैं कि ये सेटल हो जाएगा। बट अगर ये सेटल नहीं होता, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ जाता है, हमारी मतलब कंसाइनर की बैलेंस शीट में, क्योंकि कंसाइनर के लिए एसेट हो गया, एक प्रकार का डेटर हो गया कि कंसाइनी से मुझे पैसा लेना है, इसलिए वो एसेट साइड पे आ जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहला नोट इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट पे, चाहे वो कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, वो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक में इंक्लूड होते हैं। तो हमने जब कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री करी तो वहां पे क्या बोला था, कॉस्ट और एनआरवी। तो इसके लिए हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फटाफट से बता देता हूं कॉस्ट की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हम इनिशियल कॉस्ट लेते हैं, सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इनिशियल कॉस्ट लेते हैं। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंस, ठीक है। ये आपको पता होगा, याद होगा कैसे निकालते हो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। और साथ ही में हम क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंस, जहां पे हम लोग इसका कंसाइनी का नॉन सेलिंग या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़ जड़ा के हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पे जब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो हम यहां पे कौन सी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, यहां हम लोग डायरेक्ट नेचर की एक्सपेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग यहां पे टेक्निकली क्या बोलते हैं, नॉन सेलिंग एक्सपेंस या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो आपके क्वेश्चन में कभी ये टर्म दिख जाए कि नॉन सेलिंग एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, तो ये वो वाले खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर की बेसिकली होते हैं, जिसको आपको अपनी स्टॉक की कैलकुलेशन में कंसिडर करना होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी सवाल में वो डायरेक्टली नहीं लिखेगा, वो आपको खर्चे बता देगा, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा खर्चा नॉन सेलिंग है, कौन सा खर्चा सेलिंग है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको, छोटी सी ट्रिक बताई थी, मैंने आपको सिंपल बेसिकली फंडा बताया था, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि कंसाइनी के गोडाउन में सामान आने तक के जो भी खर्चे होते हैं, कंसाइनी के गोडाउन में सामान आने तक के जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो कोई भी खर्चा करे, वो सारे होते हैं आपके डायरेक्ट नेचर के खर्चे, जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और कंसाइनी के गोडाउन में आने के बाद से जो भी खर्चे होते हैं वो सारे हो जाते हैं सेलिंग या फिर रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो कंसाइनी के गोडाउन में आने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन में इंक्लूड करने होते हैं, और कंसाइनी के गोडाउन में आने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करने होते, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर कंसाइनी कोई कैरेज का या कोई फ्रेट वगैरह का खर्चा इनकर कर रहा है तो वो कंसाइनी का खर्चा यहां पे इंक्लूड होगा। लेकिन कंसाइनी के गोडाउन में सपोज कंसाइनी अपने गोडाउन का रेंट पे कर रहा है, तो वो खर्चा आपका यहां पे कॉस्ट पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसी रीजन से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो भी कंसाइनर का खर्चा होता है वो हमेशा हम लोग नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग नेचर का यानी डायरेक्ट नेचर का ही मानते हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो कंसाइनर का खर्चा तो यहां पे कॉस्ट में इंक्लूड होता ही होता है, कंसाइनी का खर्चा ऐड करना है कि नहीं करना होता, उसके लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ये खर्चा नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग नेचर का है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जो कंसाइनर जो खर्चा करता है, कंसाइनर तो यहीं तक सारा खर्चा करता है, जो भी कंसाइनर का खर्चा होता है वो कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक का ही खर्चा होता है, उसके बाद तो कोई भी खर्चा नहीं करता कंसाइनर, ठीक है। उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं कंसाइनी ही करता है, इसलिए कंसाइनर के जो सारे खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं जो कि हमें कॉस्ट में लेने होते हैं। लेकिन कंसाइनी के खर्चे लेने हैं कि नहीं लेने, उसके लिए हमें बाइफरकेशन करना पड़ता है नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग में खर्चों का, और अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा खर्चा क्या है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा डिटेल वे में आपको इसलिए बताया क्योंकि यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। सिंपल ये फंडा आपको याद रखना है, बाकी फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट करना तो आपको आता ही है, सिंपल है भाई। अगर टोटल खर्चा मैंने 1000 यूनिट्स पे 100 रुपए का किया तो बताओ अगर मेरे कंसाइनमेंट स्टॉक में 50 यूनिट्स पड़े तो 50 यूनिट्स पे कितना खर्चा हुआ, बस
ये वाला फंडा लगा के आपको प्रोपोर्शनेट वे में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसको हम यूनिटरी मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो कैलकुलेशन सिंपल है, बस कौन सा खर्चा लेना है नहीं लेना ये आपको लेना पड़ता है, ये आपको सोचना पड़ता है। और एक और बात का ध्यान रखना, जो बच्चे नहीं ध्यान रखते भाई, कैलकुलेशन जो है कंसाइनमेंट स्टॉक की आपको करनी पड़ती है अपने क्वेश्चंस में, उसकी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। और वर्किंग नोट में दिखाने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे अमाउंट रफ रफ में लिख लिया, ऐड करके दिखा दिया, भाई पूरा लिखोगे आप कि आप इनिशियल कॉस्ट कितना ले रहे हो, इनिशियल कॉस्ट कैसे निकाल रहे हो, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आप जो भी ले रहे हो ये आप कैसे ले रहे हो, बल्कि साफ साफ लिखोगे कि हम कैसे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकाल रहे हैं, तो साफ साफ लिख के आप अपनी कैलकुलेशन दिखाओगे। तो मैं बच्चों के टेस्ट चेक करता हूं, बच्चे नहीं करते, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो करना है आपको सारी, ये भी आपका सोल्यूशन का ही पार्ट होता है, इसलिए इस पे भी आप लोग फोकस करना। जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर वर्किंग नोट की प्रैक्टिस भी करो, एग्जाम में आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। आप रफ रफ में कर लोगे, रफ रफ में कर लोगे, सपोज आप खुद सोचो आप रफ रफ में कर लोगे, एग्जामिनर को कैसे समझ आएगा कि आपने रफ में जो किया करा क्या है, कैसे निकाला है। और अगर इसका आंसर आपका गलत हुआ तो जब एग्जामिनर को आपकी कैलकुलेशन ही नहीं समझ आएगी तो क्या वो आपको कोई स्टेप मार्किंग दे पाएगा? खुद सोचना, आप खुद सोचना। आप लोग रोते हो बाद में कि सर हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिली, हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। स्टेप मार्किंग कमाने के लिए आपको पहले एग्जामिनर को समझाना तो पड़ेगा कि आपने स्टेप्स फॉलो क्या किया है। जब आपके स्टेप्स ही नहीं समझ आएंगे एग्जामिनर को तो वो आपको स्टेप मार्किंग कैसे देगा? ठीक है, तो अक्सर कंसाइनमेंट का जब मैं क्वेश्चन चेक करता हूं उसमें बच्चों के जो आंसर आते कुछ ना कुछ गलत आते, गड़बड़ आते, उनको मैं स्टेप मार्किंग भी नहीं दे पाता। उसके पीछे सिंपल रीजन ये होता है कि मुझे बच्चों के वर्किंग देख के समझ ही नहीं आता उन्होंने कैलकुलेशन में करा क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें, नहीं तो अगर आपका आंसर गलत हुआ और आपकी स्टेप मार्किंग स्टेप भी क्लियर नहीं होंगे, कैलकुलेशंस भी क्लियर नहीं होंगे, तो एग्जामिनर आपको क्यों नंबर देगा भाई? ये सीए के एग्जाम है, कोई बच्चों के एग्जाम थोड़ी ना, दिस आर प्रोफेशनल एग्जाम्स है। ठीक है, तो यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल एग्जाम से मार्क्स कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं कि आप रफ में कुछ भी कर लो और एक्सपेक्ट करो कि एग्जामिनर को जादू के जोर से कुछ भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना भाई, इस चैप्टर में नहीं सभी चैप्टर में जहां पे भी आप वर्किंग करो, आप लोग क्लियरली अपनी वर्किंग दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि पढ़ने वाले को समझ आए। आपको तो अपना रफ वर्क समझ आ जाएगा, सामने वाले को कैसे समझ आएगा? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो ठीक है ही हमारा, बट एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको एग्जाम में दिखाना है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। राइट, चलो तो देखो देखो, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीज वही वही यहां पे लिखी हुई है कि भाई जो कंसाइनर का खर्चा होता है इसको हम लोग डायरेक्ट नेचर का ही खर्चा मानते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। और कंसाइनी का खर्चा जो होता है उसमें जो इनडायरेक्ट नेचर का होता है, हालांकि हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलते, हम यहाँ क्या बोलते हैं, नॉन सेलिंग या सेलिंग एक्सपेंस या फिर नॉन रिकरिंग या रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होते इन कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। और एक खर्चा आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया जो आपको याद रखना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से ट्रू फॉल्स का सवाल आ सकता है। नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? तो ये एक नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि इससे हम अल्टीमेटली कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो बेसिकली ये प्रॉफिट या लॉस निकालने का अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि हर कंसाइनी के लिए हम अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो अगर हमारा एक कंसाइनी मिस्टर पी है और दूसरा कंसाइनी मिस्टर क्यू है, तो कंसाइनमेंट टू पी का अलग अकाउंट बनेगा और कंसाइनमेंट टू क्यू का एक अलग अकाउंट बनेगा। तो एक तरह से आप देखो, ये कंसाइनमेंट अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है ना? कंसाइनमेंट टू पी, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसाइनमेंट टू क्यू, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट भी है, इसलिए नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ट्रू फॉल्स में आपको आ सकता है, तो ट्रू फॉल्स में आपको रीजन भी ये लिख के आना है जो मैंने आपको बताया। चलो, अब फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके मेजॉरिटी एग्जाम में सवाल आते हैं 10 नंबर के, उसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट साइड क्या होता है? अगर आप इसको अभी तक ऑडियो बुक में सुन रहे थे तो अब आप 2 मिनट अपनी स्क्रीन पे देख लेना, क्योंकि फॉर्मेट आपको देख के आपने आप दिमाग में रजिस्टर करना जरूर है। तो डेबिट साइड पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये कुछ नहीं, ऊपर की जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग है, जो अभी हमने जर्नल एंट्रीज रिवाइज करी उसी की पोस्टिंग है सारी, और कुछ भी नहीं है। राइट, अच्छा, अगर कंसाइनर का खर्चा है, कोई कंसाइनर ने खर्चा किया है तो टू कैश या बैंक करके लिखेगा, इसी तरह से आपको पोस्टिंग करनी है। कंसाइनी का कोई खर्चा है तो टू कंसाइनीज अकाउंट करके लिखेंगे। कोई बैड डेट हो रहे हैं, बैड डेट भी एक प्रकार के खर्चे हैं, तो अगर बैड डेट हो रहा है और डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे किया जा रहा है तो यहां पे फिर बैड डेट्स भी आएंगे।
हाँ, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे करा जा रहा है उस केस में फिर यहां पे बैड डेट्स नहीं आएगा। इसके अलावा कंसाइनी को जो कमीशन देते हैं वो भी हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो टू कंसाइनी करके यहां पे आ जाएगा। कमीशन की कैलकुलेशन आपको वर्किंग में या ब्रैकेट में कहीं तो दिखानी पड़ेगी, दिखाना जरूर। उसके बाद सेल्स हमने बोला था, सेल्स क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो अकॉर्डिंगली सेल्स हो जाएगा बाय कंसाइनी अकाउंट यहां पे, ठीक है। अब बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोड, तो अगर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अगर कंसाइनर कंसाइनी को कुछ लोड ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है गुड्स आगे, तो उस केस में फिर हमें वो लोड हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में यहां पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे आता है और यहां से हम लोग लोड हटा देते हैं, मतलब इसमें जो छुपा हुआ प्रॉफिट होता है वो यहां पे कोरिस्पॉन्डिंगली हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो अब नॉर्मल लॉस हुआ है कोई तो वो यहां पे आ जाएगा, और अगर अब नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट हमें कुछ इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है तो यहां पे जो फिगर आएगी वो नेट आएगी, और यहां पे हम जो इंश्योरेंस से जो पैसा मिल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, और लास्टली फिर हमने जो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकाली वो यहां पे आ जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन अभी आपके साथ डिस्कस करी थी। और यहां पे भी सेम है, अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो कंसाइनमेंट स्टॉक आपका एट इनवॉइस प्राइस आएगा। उस केस में इस इनवॉइस प्राइस में से छुपा हुआ प्रॉफिट जिसको हम लोड बोलते हैं वो आपको हटाना पड़ेगा कोरिस्पॉन्डिंगली यहां पे से, ठीक है। तो इसको भी हम टू कंसाइनमेंट स्टॉक करके ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टॉक रिजर्व, राइट। तो ये सब करने के बाद फिर आप अपना बैलेंस करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर बैलेंस यहां बचा डेबिट साइड पे तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और कोरिस्पॉन्डिंगली अगर आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अगेन जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो मेजर आपका ये है कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा वही जो अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, गुड्स सेंट टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। यानी कभी कभी कंसाइनर क्या करता है, गुड्स पे कुछ प्रॉफिट्स ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेज देता है। यानी कि अगर कंसाइनर के लिए कॉस्ट है किसी की 100 रुपए पर यूनिट, कॉस्ट है 100 रुपए पर यूनिट, तो हो सकता है वो उस पर कुछ प्रॉफिट जोड़ के, सपोज 20 रुपए का कुछ मुनाफा जोड़ के 120 रुपए पर यूनिट पे गुड्स भेज देते, ठीक है। तो इसमें जो 100 रुपए होता है ये होता है कॉस्ट पर यूनिट, ये जो 120 रुपए है इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस पर यूनिट, और ये जो 20 रुपए है, ये जो 20 रुपए है इसको हम बोलते हैं लोड, ठीक है। लोड मतलब सिंपल भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में बोलो तो मुनाफा, ठीक है। लेकिन ये नकली मुनाफा होता है, ये एक्चुअल मुनाफा नहीं होता, ये नकली मुनाफा होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, असली नहीं होता। इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर कुछ लोड वगैरह का इफेक्ट आ रहा होता है तो वो हमें हटाना पड़ता है, बिकॉज ये नकली मुनाफा है। चाहे आप इसको ऐसे याद रख लो कि ये नकली मुनाफा है, रियलिटी में कोई मुनाफा नहीं है, राइट। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो काम याद रखते हैं जब इनवॉइस प्राइस को, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड पे जो आता है वो इनवॉइस प्राइस पे आता है, और कोरिस्पॉन्डिंगली क्रेडिट साइड पे हम उसका लोड वहां से हटा देते हैं। सिमिलरली जब कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन निकालते हो वो आप निकालते हो एट इनवॉइस प्राइस, और कोरिस्पॉन्डिंगली डेबिट साइड पे उसका स्टॉक रिजर्व हम लोग रिमूव कर देते हैं। थोड़ी देर पहले अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया वही, ठीक है। तो इस तरह के सवाल की आपको प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पे जब हम लॉस की बाइफर्केशन करते हैं, हम दो तरह के लॉस यहां पे कवर करते हैं। एक हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस, दूसरा हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है अनअवॉइडेबल लॉसेस, ऐसे लॉस जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होने ही होने, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इसको अवॉइड करने के लिए। तो यहां हमें पता है पहले से कि भाई ये लॉस होंगे ही होंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालते हैं, उस केस में हम कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालते हैं। इसका मतलब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि पर गुड यूनिट क्या है, पर गुड यूनिट मतलब, गुड यूनिट मतलब वो हो गया कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एग्जांपल डिस्कस करे थे, मैं उसका डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, बट बस एक बार रिकॉल कराने के लिए, सपोज हमने टोटल 3,40,000 का खर्चा किया, कॉस्ट 3 लाख की, फ्रेट 40,000 का, 3,40,000 का टोटल खर्चा हुआ ऑन 10,000 यूनिट्स, 10,000 केजीज पे 3,40,000 का खर्चा हुआ। तो एक्चुअली में कॉस्ट कैसे आप निकालोगे, अगर मैं वैसे बोलूंगा तो आप बोलोगे 3,40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो अकॉर्डिंगली आप निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट 34 पर यूनिट,
ठीक है। लेकिन अगर इसमें 10,000 में से मैं बोल लूं कि 1500 केजी तो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा 1500 केजी नॉर्मल लॉस है, मतलब 10,000 केजी अगर कंसाइन होगा तो 1500 केजी का लॉस होगा ही होगा, और नेट में 8,500 केजी ही पहुंच पाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई देखो कॉस्ट पर यूनिट ये नहीं होगी, कॉस्ट पर यूनिट हम बोलेंगे कि भाई ये जो 3,40,000 का कॉस्ट आया, ये 10,000 केजी पे नहीं आया, ये एक्चुअली में 8,500 केजी पे ही आया, और अकॉर्डिंगली आप अपना कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे जो यहां पे निकल जाएगा 40 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस की अलग से कोई सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करी जाती, उसको हम कॉस्ट पर यूनिट में एडजस्ट कर देते हैं। तो आपकी वैसे 34 रुपए की कॉस्ट आ रही थी पर यूनिट, तो अब ये बढ़ के हो जाएगी 40 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। और याद रखना जो नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ये हम ऐसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो इन्वेंट्री से डील करता है उसमें सेम ट्रीटमेंट लिखी हुई है, तो सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो आप अपनी सी इंटर लेवल पे जब ES2 पढ़ोगे स्पेसिफिकली, तो वहां पे भी आप सेम चीज पढ़ोगे, नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। इनफैक्ट आपके सी इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक चैप्टर होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसमें भी हम लोग सेम चीज पढ़ते हैं, नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस की बात। तो ये आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा अगर यहां पे आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली बात, अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ, जब नॉर्मल लॉस हम बोल रहे हैं अनअवॉइडेबल लॉसेस हैं, तो अब नॉर्मल लॉस क्या है ये है अवॉइडेबल लॉसेस एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अवॉइडेबल लॉसेस होते हैं। एक्सीडेंट बोल लो, जो अननेसेसरी लॉस है, जो अनएंटिसिपेटेड है, जो हमें पता नहीं था कि हो जाएंगे, इनको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस की एक तो याद रखना है कि हम लोग सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। और अब नॉर्मल लॉस की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितनी वैल्यू का अब नॉर्मल लॉस हुआ, और इसकी कैलकुलेशन होती कैसे, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट स्टॉक। तो जो आप फॉलो करते हो अपने कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालने में, सेम वे में हम अब नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस की हमने कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पढ़ी, क्योंकि वहां आपने बोला कि वहां कोई सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, वहां हम लोग कॉस्ट पर यूनिट में ही एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अब नॉर्मल लॉस में हम एंट्री पास करते हैं, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसकी कॉस्ट की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, चाहे इनवॉइस प्राइस भी हो, इनवॉइस प्राइस भी हो अगर क्वेश्चन में, तो अब नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट पे ही निकलता है, वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि गलती कभी कभी बच्चे कर लेते हैं वाली भी। अच्छा, अगर कोई हमें इंश्योरेंस कंपनी से या कोई ट्रांसपोर्टर वगैरह से कुछ पैसा मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग अब नॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस। अकॉर्डिंगली आपको याद होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में जब हमने फॉर्मेट देखा था, तो वहां मैंने आपको बोला था बाय अब नॉर्मल लॉस जो क्रेडिट साइड पे आता है वो नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम आता है, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम को हम अलग से दिखाते हैं, ओके। अच्छा, तो वही देखो लिखी हुई इन कंसाइनमेंट अकाउंट अब नॉर्मल लॉस is shown net of insurance claim and claim is shown separately, right? अच्छा, बैलेंस ऑफ अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब नॉर्मल लॉस का आपका एक लेजर अकाउंट खुल गया, तो इसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट इवन इफ गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। तो ये सारे 4 पॉइंट्स मैंने आपको ऐसी ओरली बता दिए। तो आपका अगर इनवॉइस प्राइस भी है क्वेश्चन में, तो वो भी हम लोग अब नॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे, वो इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट आपने समझ ली, अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट समझ ली, राइट। अब नॉर्मल लॉस की एक बात आपको याद रखनी है, अब नॉर्मल लॉस में जो अब नॉर्मल लॉस होता है वो 2 स्टेजेस पे हो सकता है, 2 स्टेजेस पे हो सकता है। तो देखो कंसाइनर जो है, कंसाइनर को गुड्स कंसाइन करता है, भेजता है, राइट, डिस्पैच करता है, ठीक है, और फिर ये कंसाइनी के गोडाउन में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो अबनॉर्मल लॉस होता है वो 2 जगह हो सकता है, या तो जब यहां पे गाड़ी रास्ते में है, जब गाड़ी रास्ते में कंसाइनी के पास आ रही है, यानी गुड्स ट्रांजिट में है, तो यहां पे भी अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। और या तो कभी कभी कंसाइनी के पास माल पहुंच गया, उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, यहां पे भी कभी आग वाग लग गई, कुछ हो गया, चोरी चकारी हो गई, यहां पे भी अबनॉर्मल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अबनॉर्मल लॉस होने की 2 जगह होती है, या तो वो इन ट्रांजिट हो सकते हैं, या तो वो कंसाइनी के गोडाउन में हो सकते हैं। तो जब वो ट्रांजिट में होते हैं, अगर वो ट्रांजिट यानी रास्ते में अगर नुकसान होता है, तो हम लोग सिर्फ कंसाइनर का खर्चा इंक्लूड करते हैं,
कंसाइनी का खर्चा इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया अब नॉर्मल लॉस की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जैसे हम कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। और कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में हमने क्या बोला था कि कंसाइनी का भी प्रोपोर्शनेट नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन जब गुड्स ट्रांजिट में नुकसान हुआ है तो आपको लॉजिकली सोचना है, जब गुड्स रास्ते में थे तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया, कंसाइनी ने अगर गोडाउन का रेंट पे किया, कंसाइनी ने सपोज अगर गोडाउन का रेंट पे किया, तो उसने तो जो गुड्स रास्ते में बर्बाद हो गए, खराब हो गए, उसके ऊपर तो खर्चा करा ही नहीं ना, उसने तो सिर्फ जो नेट पे सामान पहुंचा, सिर्फ नेट सामान के ऊपर गोडाउन रेंट का खर्चा किया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन ट्रांजिट अगर अब नॉर्मल लॉस होता है तो कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हम ऐड नहीं करते, सिर्फ कंसाइनर का करते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो गुड्स इन ट्रांजिट नुकसान हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है और हमें कंसाइनी का भी एक्सपेंस ऐड करना है। वो क्या है, अगर सवाल कह दे कि फ्रेट का जो खर्चा है वो कंसाइनी बियर कर रहा है, यानी वो कंसाइनी पे कर रहा है, तो उस केस में जो कंसाइनी का खर्चा है उसमें आपका, क्योंकि जो इन ट्रांजिट सामान नुकसान हो रहा है उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए इस केस में तो हमको कंसाइनी का जो फ्रेट का एक्सपेंस है वो हमको अब नॉर्मल लॉस में प्रोपोर्शनेटली ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेट का जो खर्चा है ये तो आपका अब नॉर्मल लॉस में इंक्लूड होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। बाकी जो कंसाइनी के जो नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, जो हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे अब नॉर्मल लॉस के केस में। हाँ, अगर कंसाइनिंग के गोडाउन में नुकसान हो जाए, अब नॉर्मल लॉस गोडाउन में हो जाए, तो फिर आपका बिल्कुल कंसाइनमेंट स्टॉक की तरह कैलकुलेशन चलेगी, यानी कंसाइनी का खर्चा प्रोपोर्शनेट ऐड होगा ही होगा, साथ में कंसाइनर का भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होगा नॉर्मली, चाहे वो कोई भी खर्चा हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे गोडाउन का रेंट हो, सॉरी गोडाउन का रेंट नहीं, सॉरी जो है वो कोई और भी खर्चा हो वो आपका यहां पे ऐड होगा, ठीक है। कोई भी अगर नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा होगा तो, ठीक है। अच्छा, अब कभी आपके सवाल में ऐसा हो जाए कि आपके सवाल में अब नॉर्मल लॉस भी हो और नॉर्मल लॉस भी हो, तो क्या, अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा सवाल आपके स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर उन्होंने डिस्कस कर रखा है, लेकिन प्रॉपर एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन के लिए आप दो जगह से चेक कर सकते हो, लेटेस्ट आरटीपी में जो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है उसमें है, जिसमें अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस दोनों भी आ रहा है, उसकी भी डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे वीडियो है, या फिर मैंने एक और बहुत पहले वीडियो डाली थी जब मैंने कंसाइनमेंट का चैप्टर कवर किया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डिस्कशन करी थी कंसाइनमेंट में, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थे, उसमें भी इस तरह का सवाल था जिसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस दोनों थे। तो पहली बात भाई, ऐसा एक सवाल आपको जरूर हाथ से प्रैक्टिस करके जाना है जिसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस दोनों हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो आप कहीं से भी निकाल लो, इंस्टीट्यूट के कई सारे मटेरियल में, आरटीपीज में, मॉक टेस्ट में डला हुआ है पहले भी, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जहां से भी आपको ठीक लगे। अगर आपके पास स्कैनर है तो आपकी स्कैनर पे आई एम श्योर मिल जाएगा आपको ऐसा सवाल, बट ऐसा सवाल आपको प्रैक्टिस जरूर करके जाना है जिसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस दोनों भी हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस क्या दोनों भी होता है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इफेक्ट देना होता है अब नॉर्मल लॉस का, पहले आपको अब नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करनी होती है और फिर आपको नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करनी होती है जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालना चाह रहे हो। यानी कि दूसरी भाषा में हम बोलते थे कि अब नॉर्मल लॉस विल नॉट अफेक्ट द पर यूनिट कॉस्ट फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था बेसिकली, जिसमें हमने क्या किया था, पहले हमने अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल दी थी। हमने बोला था कि 500 केजी का अब नॉर्मल लॉस हुआ, 500 केजी का, एक बार सवाल देख लेते हैं, 10,000 केजी कंसाइन हुए थे, 10,000 केजी कंसाइन हुए थे, जिसमें से नॉर्मल लॉस 15% का था, तो 10,000 का 15% कितना हुआ, 1500, राइट। और अब नॉर्मल लॉस हुआ था 500 केजी का, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने बोला था भाई 10,000 केजी एप्पल के कंसाइन हुए थे, कॉस्ट पर यूनिट 30 थी, टोटल फ्रेट 40,000 का इनकर हुआ था, जिसमें 15% का नॉर्मल लॉस हो गया और अब नॉर्मल लॉस 500 केजी का हो गया। तो जब दोनों भी चीजें हो, नॉर्मल लॉस भी हो अब नॉर्मल लॉस भी हो, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालोगे, 500 केजी का अब नॉर्मल लॉस हुआ, पर यूनिट पर केजी कॉस्ट है 30, तो इनिशियल कॉस्ट हो गई आपकी 15,000 की, 40,000 का टोटल फ्रेट का खर्चा हुआ, जो कि वैसे तो 10,000 केजी पे हुआ, बट इसमें से 500 केजी का प्रोपोर्शनेट हमने खर्चा निकाल लिया 2,000 रुपए, तो टोटल अब नॉर्मल लॉस आ गया 17,000,
तो पहले आपको ये अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल के इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। उसके बाद आपको नॉर्मल लॉस को अकाउंट फॉर करने के लिए कब किस टाइम पे करना पड़ता है, जब आप अपने कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालो, है ना। नॉर्मल लॉस की आप जो इफेक्ट लेते हो उसमें आप क्या करते हो, आप अपना कॉस्ट पर यूनिट चेंज कर देते हो। तो कॉस्ट पर यूनिट चेंज करके आपका अल्टीमेटली इफेक्ट किधर पड़ेगा, आपके कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू पे पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू जो निकालोगे वो रिवाइज्ड कॉस्ट पे, एडजस्टेड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकालोगे। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, तो आप देखते हो कि देखो भाई 3,40,000 का खर्चा वैसे 10,000 केजी पे हुआ, इसमें से 500 केजी का अब नॉर्मल लॉस हो गया जिसकी वैल्यू हमने 17,000 निकाली, तो यह बच गए 9,500 केजी जिसकी कॉस्ट बच गई 3,23,000 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब देखो नॉर्मल लॉस कितना हुआ। तो नॉर्मल लॉस की हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम इस पे करते हैं, 9,500 केजी पे, राइट। तो इसकी हम नॉर्मल लॉस मतलब 9,500 इंटू 15% करके इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आ गया सपोज 1425। ठीक है, तो नेट पे क्या बन गया, नेट पे क्या बच गया 8075 केजी बच गया नेट, जिसको हम बोल देते हैं गुड यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट अब हो गई 3,23,000। तो वैसे हमने 3,23,000 की कॉस्ट बोली थी 9,500 केजी पे, बट अब इसमें से हमने क्या बोल हमने कर दिया नॉर्मल लॉस एडजस्ट कर दिया। तो अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई 3,23,000 9,500 केजी की कॉस्ट नहीं है, ये 8,075 केजी की कॉस्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट पर गुड यूनिट कितनी निकल गई, 3,23,000 डिवाइडेड बाय 8075 दैट इज 40 रुपीज पर केजी। ठीक है जी, तो अब आप कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालोगे, तो सपोज क्लोजिंग डेट पे कंसाइनमेंट स्टॉक है 1000 केजी का, तो अब आप जो वैल्यू निकालोगे वो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से निकालोगे, 40,000 रुपए। ठीक है, या फिर आप अपनी सिंगल कैलकुलेशन में भी कर सकते हो कि 3,23,000 अगर 8,075 केजी के लिए है तो 1000 केजी पे कितना कॉस्ट हो गया, 40,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे आपको सुन के कुछ फायदा नहीं होगा, जब तक आप अपने हाथ से इस तरह का एक सवाल नहीं सॉल्व कर लेते तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा इस पूरी डिस्कशन का। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग एक सवाल अच्छे से अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करके जाना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ अब नॉर्मल लॉस दोनों जब आ जाएंगे बड़े सवालों में तो हम उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है जी, फिर भी मैंने क्विकली आपको रिकैप कराने की कोशिश करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भी देखो दोस्तों, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए। अब थोड़े मिसलिनियस टाइप के दो लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट करे थे। पहला कॉन्सेप्ट था एडवांस बाय कंसाइनी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनमेंट। इन दोनों के बीच का फर्क क्या है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या फर्क है। तो जब एडवांस मिलता है हमें कंसाइनी से, जब हमें कंसाइनी से एडवांस मिलता है तो इसको हम लोग फुल्ली एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी। तो कंसाइनी से अगर हमें 10,000 रुपए मिलने हैं और उसने हमें 2,000 रुपए का पहले ही एडवांस दे रखा था, तो हम लोग इसमें से 2,000 माइनस करके फाइनली नेट अमाउंट 8,000 लेते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग पूरा एडवांस एडजस्ट कर लेते हैं, 100% एडवांस हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर को जब डर लगता है कि भाई कंसाइनी के पास जो हमने सामान रखा हुआ है वो कभी उसका कुछ नुकसान हो जाए, वो चोरी करके चला जाए, कुछ कर ले, तो उस केस में वो क्या करता है, वो कंसाइनी से कुछ सिक्योरिटी ले लेता है सामान के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो सामान की सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसने ले रखा है पैसा, तो वो प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होता है, वो प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होता है अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। ठीक है, दैट इज जो प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी है वो कैरी फॉरवर्ड होती है अनसोल्ड गुड्स के ऊपर। जो माल कंसाइनी के पास पड़ा है उसकी हम प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब तक वो सामान बिक ना जाए। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी है वो कंसाइनर के लिए अल्टीमेटली लाइबिलिटी है, तो उसकी बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो इससे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, बट फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों भी चीजें समझाई थी। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप डिटेल लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट के जाके चेक कर सकते हो, ये एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी मैं ऑफकोर्स डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था कि हमने कंसाइनर की बुक्स में सब कुछ डिस्कशन कर लिया, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करता है, क्या ट्रीटमेंट करता है कंसाइनमेंट के केस में। तो इसके लिए फटाफट से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। तो जब वो सामान बेचता है, जब वो सेल्स कर लेता है कंसाइनी, है ना, तो वो क्या एंट्री करता है, कैश में सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल करी तो डेटर अकाउंट डेबिट। लेकिन टू सेल्स नहीं करता क्योंकि वो उसकी खुद की सेल नहीं है, कंसाइनी की सेल नहीं है, सेल तो कंसाइनर की कर रहा है,
तो इसलिए वो टू कंसाइनर्स अकाउंट करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई खर्चा इनकर करा कंसाइनमेंट पे कंसाइनी ने, तो हमने क्या बोला था, वो कंसाइनर से रिकवर करता है। तो खर्चा करा होगा अपनी जेब से तो कैश या बैंक क्रेडिट करेगा, लेकिन वो खर्चे को डेबिट नहीं करेगा क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं है, वो तो कंसाइनर से वापस लेने वाला है, इसलिए वो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट कर देगा। ओके, पेमेंट ऑफ एडवांस टू कंसाइनर, तो अगर एडवांस दे रहा है कंसाइनी कंसाइनर को, तो कंसाइनर की बुक्स में तो हमने हर चीज की ट्रीटमेंट सीख ली थी। अब हम लोग कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि वो क्या करेगा, है ना। तो एडवांस दे रहा है तो कैश में दे रहा होगा, बैंक में दे रहा होगा, तो टू कैश या बैंक। या फिर हमने बोला था एडवांस के अगेंस्ट वो कभी कभी कोई बिल एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके लिए बिल्स पेबल हो गया। और डेबिट किसको करेगा, क्योंकि वो कंसाइनर को एडवांस दे रहा है तो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या फिर बिल्स पेबल अकाउंट। कमीशन कमाया, कंसाइनी ने कमीशन कमाया तो कंसाइनी के लिए इनकम है, तो टू कमीशन इनकम, मेन इनकम तो यही है ना। और किससे कमाया, कंसाइनर से, तो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट कर देगा। बैड डेट्स में अगेन हमने क्या बोला था, दो सिनेरियोस हमको पढ़ने, टू सिनेरियोस पढ़ने जब भी आपकी बैड डेट्स की बात होगी। तो जब भी बैड डेट्स की बात होगी तो आपको दो सिनेरियोस पढ़ने, जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे हो रहा हो या फिर जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे ना हो रहा हो, है ना। तो जब डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं हो रहा तो बैड डेट्स किसकी जिम्मेदारी है, कंसाइनर की, कंसाइनी की नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने बुक्स में डेटर को तो कम कर देगा, डेटर को तो क्रेडिट कर देगा, लेकिन डेबिट किसको करेगा, बैड डेट अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा, वो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैड डेट्स का नुकसान वो कंसाइनर से रिकवर करेगा खर्चों की तरह। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। वहीं अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे हुआ हो कंसाइनी को, उसको डेल क्रेडिटर कमीशन पे मिला हो, तो फिर वो क्या एंट्री करेगा, पहले तो बैड डेट्स की एंट्री करेगा। नॉर्मली बैड डेट्स की बचपन से जो आप एंट्री करते हो तो बैड डेट को डेबिट करेगा क्योंकि अब वो उसका नुकसान है, और डेटर को क्रेडिट करेगा। और फिर वो इस बैड डेट्स को, इस नुकसान को किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेगा, अपनी कमीशन इनकम से। तो वो बोलेगा देखो मेरी अगर 1000 रुपए की कमीशन की इनकम हुई थी और 100 रुपए का मैंने बैड डेट्स का नुकसान बियर कर लिया, तो नेट में मैंने 900 रुपए का कमीशन कमाया। वो अपनी दिमाग में ऐसे सोचेगा, अकॉर्डिंगली वो कमीशन इनकम में से इस बैड डेट को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेट कमीशन इनकम है, जैसे 900 रुपए का जो नेट कमीशन इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने ले जाएगा एज कमीशन इनकम। ठीक है, तो बस इतनी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कंसाइनी के बुक्स में। मेन काम आपका होता है, असली मेहनत होती है आपके कंसाइनर के बुक्स में, इसलिए इंस्टीट्यूट आपसे कंसाइनर के बुक से क्वेश्चन पूछता है, ना कि कंसाइनी की बुक से, क्योंकि कंसाइनर की किताबों में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा बनाना पड़ता है, आपको अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सब कुछ कर आने के बाद कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए जो बड़े क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वो कंसाइनर की बुक से बन जाते हैं। ठीक है, तो कंसाइनी की बुक्स आपको आनी चाहिए, आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन भी है, तो यू शुड नो इट, बट ज्यादा मेहनत आपकी कंसाइनर की बुक्स में है, राइट। तो ये आपका दोस्तों पूरा कंसाइनमेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, आपको जितने ज्यादा नंबर स्कोर कर सको इस चैप्टर में से करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि एग्जाम से 10 नंबर का सवाल यहां से बन के आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, सारी बातें आपको याद आ गई होंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको वीक लगा, आपको लगा कि कोई कॉन्सेप्ट आप लिंक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना इस चैप्टर से। ठीक है, स्पेशली नॉर्मल लॉस और अब लॉस वाले क्वेश्चन। और मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे एक सेपरेट वीडियो में, उस वीडियो लेक्चर को जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।